नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभिषेक सर के साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं अभिषेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ इंटरव्यू के लिए तैयार हुए हैं, ताकि अपने डिटेल्ड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें और इनके एक्सपीरियंस से आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। आज के इंटरव्यू को हम लोग स्टार्ट करें फ्रेंड, उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यहाँ तक कि इंडिया में होने वाले 400 से भी ज़्यादा एग्जाम्स का आप लोग 30,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, केवल और केवल एक सिंगल टेक्स्ट बुक पास से। तो यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए तीन ऑफर एक साथ चल रहे हैं 28 फरवरी से पहले तक के लिए। एक तो आपको 6 मंथ का टेक्स्ट बुक पास बिल्कुल फ्री में मिलता है। दूसरा ऑफर आप लोगों के लिए ये चल रहा है कि 28 तारीख से पहले जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पास को परचेज करते हैं, तो एक लकी विनर को महिंद्रा का थार जीतने का मौका मिल सकता है। और 28 तारीख के बाद बहुत लंबे समय के बाद 6 मंथ टेक्स्ट बुक फ्री पास वाला ऑफर आएगा। तो सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में परिचय दें सर थोड़ा सा। जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ जी। मैं भारतीय रेल से 14/6/2012 को जुड़ा हूँ और तब से लगातार मैं भारतीय रेल की सेवा दे रहा हूँ। और बहुत अच्छा अनुभव भी रहा और बुरा अनुभव भी रहा। जी। तो इस बारे में तो यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा बोलना उचित भी नहीं है। जी। तो सर, आपने कहा कि आपको रेलवे में 14 जून 2012 को पहली बार सेवा देने का मौका मिला। तो आपका जो भर्ती प्रक्रिया हुई सर, वो कैसे हुई? मैं आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हाजीपुर के द्वारा बहाल हुआ हूँ। जी। मैंने कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया था, जिसे मैंने क्वालिफाई किया। पटना में मेरा एग्जामिनेशन हुआ था। उसके बाद मेडिकल समस्तीपुर में, दौड़ सोनपुर में, ये सारे प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मुझे दानापुर डीआरएम के द्वारा ये दिया गया था, ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। जिसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग दानापुर डिवीज़न के अंतर्गत जहानाबाद रेलवे स्टेशन पे, जी, जो कि पटना जुडिक्शन के अंदर में आता है। और 90 किलोमीटर का सेक्शन था। बहुत अच्छा अनुभव रहा। वो काम सीखने का मौका मुझे वहीं से मिला। जी। जी। तो ये मेरा रेल में आने का यही सफ़र है। इस तरह से मैं आया। तो सर, जब आपने पहली बार रेलवे को ज्वाइन किया, तो पहली बार आपने कौन से डिपार्टमेंट के कौन से पद पर ज्वाइन किया सर? जी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। और पद डेजिग्नेशन? जी, हेल्पर। हेल्पर। तो आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हेल्पर के पद पर कितने साल तक कंटिन्यू वर्कआउट रहे 2012 से लेकर के? एक्चुअली सर, मैं अभी भी हेल्पर पे ही हूँ, हेल्पर के ही पद पे हूँ। जी। क्योंकि हमारा जो विभाग है, इस विभाग में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोटा से वैकेंसी एक बार मुझे मिला। इतने लंबे समय के बाद एक बार मुझे मिला, लेकिन किसी कारण बस मैं वहाँ सफल नहीं हो पाया। अच्छा। इसलिए आज भी वही। तो आपके डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जीडीसी होते हैं, एलडीसी होते हैं, क्या कभी आपको इन एग्ज़ाम्स में बैठने का मौका मिला? जी बिल्कुल, 2 बार मौका मिला है। एक बार जीडीसी में और एक बार यहाँ एलडीसी में। एक बार एलडीसी जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है उसमें। अच्छा। 2 बार। तो कैसा रहा दोनों डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का आपका अनुभव? अनुभव क्या, देखिए, जॉब करने के बाद हमारा जो वर्क है वो वर्क ऑफ नेचर जो है इमरजेंसी वर्क कह सकते हैं इसको। अच्छा। कभी भी हमारे डिपार्टमेंट का हमारा जो कार्य होता है वो निर्धारित नहीं होता है कि बैठे हुए हैं तो काम है ही। हो सकता है जिस समय घर जाने का समय हुआ, जैसे यहाँ 3 रोस्टर चलता है, 8 से 4, 4 से 12 और फिर 12 से 8। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि मतलब एक तरह से वर्क प्रेशर रहता है कि पता नहीं 4 बजे फेलियर हो जाएगा तो मुझे करके ही जाना होगा। तो इस वजह से जब जुड़ा, उसके बाद चूँकि कार्य के प्रति लगन था मेरा, जॉब पाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे जिस काम के लिए मुझे रखा गया है उसके प्रति मैं अपना समर्पण दूं। इस वजह से मैंने अपने कार्य के प्रति समर्पित होकर अपना समर्पण दिया। और पढ़ाई का मौका कम मिला, जिस कारण कुछ था तो नहीं। जीडीसी में अगर कहा जाए तो जीडीसी में तो यही चीज़ है जो मैंने कंपटीशन के माध्यम से नौकरी लिया, सेम वही चीज़ जीडीसी में था जी। लेकिन तैयारी धीरे धीरे घट गया, जिस वजह से नहीं हो पाया। तो जो भी नया आना चाहेंगे, मैं कह मेरे समझ में अगर इस पोस्ट पे आते हैं, अगर उनको जीडीसी देने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली उनको अपनी तैयारी बरकरार रखनी होगी। उसके बाद वो जीडीसी में बहुत सारे विभाग का निकलता है, जिसके बाद इस विभाग को छोड़ के दूसरे विभाग में भी जा सकते हैं और अच्छा वर्क मतलब
वर्क नेचर जहाँ उनका चेंज होगा उस जगह पे वो पहुँच सकते हैं जी। अदरवाइज इस डिपार्टमेंट में तो ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, यहीं करना ही होगा। यही। सर, रेलवे ग्रुप डी 2019 की 1 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी आई है। उसमें बहुत सारे पोस्ट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेल्पर के पद की भी होंगी। तो वैसे जो स्टूडेंट्स अभी तैयारियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू होकर के आए हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके पास लगभग मान करके चलते हैं तो 1 से 2 महीने का समय बचा हुआ है उनकी तैयारियों के लिए, तो वैसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल में जैसा मैंने सुना था दिसंबर या जनवरी के महीने में, मुझे इतनी अच्छी तरह से याद नहीं है, कि पटना में कुछ छात्रों द्वारा या इलाहाबाद में कुछ छात्रों द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बारे में मुझे पता चला कि ग्रुप डी में बहाली में भी मेंस को शामिल किया गया। तो अगर वर्क ऑफ नेचर देखा जाए, नेचर ऑफ वर्क देखा जाए, तो इसमें सेकेंड एग्जामिनेशन का कोई ज़रूरत नहीं है जी। चूँकि यहाँ पे जो हमको काम करना पड़ता है उसके लिए डेफिनेटली एक जगह प्री सफिशिएंट है। उसके बाद जब आप फिजिकल ले रहे हैं, दौड़ करवा रहे हैं, मेडिकल करवा रहे हैं, तो जैसा वर्क है उस हिसाब से प्री सफिशिएंट है। इसमें किसी भी दूसरे एग्जामिनेशन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये सर्वथा गलत है। और मैं उनको कहना चाहूँगा जो भी आना चाह रहे हैं वो अपने कंपटीशन की जो तैयारी करके आए हैं, जिन्होंने प्री निकाल लिया है, वो उसको बरकरार रखें। और उम्मीद करता हूँ कि हर 2-3 साल पे जीडीसी के एग्जामिनेशन का लगभग आ ही जाता है, उसकी तैयारी करें और अच्छे से रहें। डेफिनेटली उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं सोचे कि मैं हेल्पर पे जा रहा हूँ तो हेल्पर में ही रहूँगा। डेफिनेटली 3 से 4 साल के अंदर उनको एक चांस मिलेगा, उस चांस को वो भुनाएं और आगे बढ़ें। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि जब से रेलवे को ज्वाइन किया, लगभग 10 साल का समय पूरा होने वाला है, आपका जो प्रमोशन की जो उम्मीद है वो क्या लगता है आपको, कब तक होने की संभावना है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक बार मेरे को मौका मिला था डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में बैठने का, जहां नहीं हो पाया। अब सीनियरिटी का भरोसा है, देखते हैं सीनियरिटी लिस्ट कब निकलती है। अच्छा, जब सीनियरिटी लिस्ट निकलेगा तो होगा, या फिर डिपार्टमेंटल आएगा तो फिर से फाइट किया जाएगा, मौका मिलेगा। तो सर, आप लोगों के समय में जो दौड़ होती थी वो फिजिकल पहले होती थी रिटर्न के बाद, या फिर फिजिकल पहले होती थी रिटर्न से पहले? पहले रिटर्न, उसके बाद दौड़। मतलब जो प्रक्रिया अभी है वो प्रक्रिया आपके समय में थी। तो दौड़ को लेकर के मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स का लगातार रेगुलर बेसिस पे हमारे पास कुछ सवाल आते रहते हैं कि सर, दौड़ की प्रैक्टिस हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए? जब हमारा प्री का रिजल्ट आ जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए दौड़ के लिए तब, या फिर हमें रेगुलर बेसिस पे दौड़ की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए? तो आपका अनुभव क्या है रेलवे ग्रुप डी का दौड़ को लेकर के? जितनी लंबी दौड़ है इसमें, उसके हिसाब से मेरा मानना है कि किसी भी छात्र को जो दौड़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टेमिना बनाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उतने समय में ही क्रॉस करना है। अगर आपके पास स्टेमिना होगा तो डेफिनेटली टाइम सफिशिएंट है, आप उस दौड़ को कंप्लीट कर जाइएगा। स्टेमिना बनाने के लिए आपको कंटिन्यू मान के चलिए, जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा कि फुल स्पीड में दौड़ते हैं, वो दौड़ना मेरे हिसाब से गलत है। आप स्लोली ही दौड़ के अपने स्टेमिना पावर को बढ़ाते रहिए। 6 मिनट 7 मिनट काफ़ी होता है समय, उसमें आपका दौड़ सक्सेस हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फुल स्पीड में मैं पार करूंगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए कि आप लोगों के समय जो कंपटीशन था वो कितना टफ कंपटीशन था? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी के टाइम के स्टूडेंट्स को लगता है कि पहले जॉब पाना आसान था, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी जो संसाधन है, उस समय हमारे पास संसाधन भी कम थे, तो कंपटीशन कहीं से भी आसान बिल्कुल भी नहीं है? मेरा अपना मानना है, और जैसा मैंने सुना भी है कि आरआरसी पटना या आरआरबी पटना पूरे भारतवर्ष में इससे ज़्यादा टफ कोई बोर्ड नहीं है। अगर इस बोर्ड को आप क्वालिफाई करते हैं तो दूसरे किसी भी बोर्ड में आपको नौकरी पाने आसान है। तो इस आपने जैसा क्वेश्चन किया उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि अगर कोई कहते हैं कि कंपटीशन के द्वारा नौकरी पाना मुश्किल है, हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले के बनस्बत फॉर्म वैकेंसीज़ कम है, वैकेंसीज़ गवर्नमेंट कम दे रही है, तो स्वाभाविक है कि लंबे समय के बाद वैकेंसी आएगी, छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जिनके मन में ये सोच है कि कंपटीशन ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी वैसा ही कंपटीशन था जैसा आज कंपटीशन है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि पहले रेगुलर बेस पे वैकेंसीज आती थी, छात्रों की संख्या कम होती थी। आज वैकेंसी
एक लंबे अंतराल के बाद आ रही है। सपोज दैट 2014 में गवर्नमेंट बनी, उसके बाद मेरे ख्याल से ये पहली वैकेंसी है। एक बार 2017 में बहाली हुई थी, लेकिन वो पहले का वैकेंसी था। तो स्वाभाविक है 7 साल 8 साल एक लंबा पीरियड है जिसमें छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि अब मान लीजिए 7 साल कोई वैकेंसी नहीं आया, आज अचानक वैकेंसी आएगी, तो ये 7 साल में जो लड़के जो बच्चे पढ़ाई करके बैठे हुए हैं वो भी कंपटीशन में फाइट करेंगे, और नए नए जो तैयारी में जुटे होंगे वो भी कंपटीशन में फाइट करेंगे। तो जहाँ भीड़ ज़्यादा होगा कंपटीशन तो ज़्यादा होना ही होगा। तो सर ग्रुप डी में कई तरह के पोस्ट होते हैं, जैसे कि ग्रुप डी 2019 में भी हम लोग बात करते हैं, लगभग 13 तरह का पोस्ट है। तो आपके अनुसार ग्रुप डी का सबसे बढ़िया पोस्ट की बात करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग ग्रुप डी का सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इस विषय में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा विभाग डेफिनेटली वैसे लोगों के लिए हेल्पर पोस्ट पे आने लायक नहीं कहूँगा जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं। हाँ, आर्थिक कमजोरी या फिर पारिवारिक समस्या किसी को भी कहीं भी नौकरी पे ले जाता है, और लोग करते ही हैं, मैंने भी वही किया है। क्योंकि आज का युग आर्थिक युग है, परिवार की भी कुछ समस्याएं होती हैं जिसको देखते हुए नौकरी करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर जैसा आपने कहा उस हिसाब से कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा है, मेरे हिसाब से मेरा विभाग तो नहीं ही है जी। तो इस पद पर आपको मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो सर रेलवे की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है आपको इस पोस्ट पर? बस सेम जैसा सीनियर्स को मिलता है वैसा ही मुझे मिलता है, बस कैटेगरी का डिफरेंस होता है। जैसे सीनियर्स को, जैसा कि अगर जो हमसे ऊपर लेवल के हैं जैसे जेई हैं या फिर एसएससी हैं या फिर टेक्नीशियन 1 हैं, तो टेक्नीशियन 1 और 2 3 और 2 और हम तीनों को तो लगभग बराबर सेवाएं हैं, सेम फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन टेक्नीशियन 1 के बाद फैसिलिटीज़ में चेंज होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब अगर हमें पास का सुविधा मिलता है तो आज के डेट में 10 साल मेरी नौकरी होने जा रही है, 10 साल में भी मुझे सिर्फ 3 पास और 4 पीटीओ जो मिलना है रेलवे सर्कुलर के हिसाब से वो मिलता है। लेकिन मुझे एसी में सफ़र करने का सिर्फ 1 पास मिलता है, जो कि टेक्नीशियन 2 को भी मिलता है और टेक्नीशियन 3 को भी मिलता है। लेकिन जैसे ही टेक्नीशियन 1 हो जाते हैं वहाँ जितने भी रेलवे पास होते हैं वो एसी क्लास के ही होते हैं। उसके ऊपर जाइएगा तो फर्स्ट एसी सेकेंड एसी, इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंसेज हो जाता है। एचआरए में भी देखा जाए तो वो वेतन के आधार पर डिपेंड करता है, जितना आपका बेसिक सैलरी होगा उस हिसाब से आपको एचआरए दिया जाएगा। शहर पे भी डिपेंड करता है, जितने छोटे शहर में हैं 10%, 20%, 30% पहले ये था, लेकिन आज के डेट में 8, 16 और 24 है। तो वो डिपेंड करता है शहर पे, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, जिस शहर में आपकी पोस्टिंग है, जिस कैटेगरी में आपकी पोस्टिंग है, वहाँ पे डिपेंड करता है आपको एचआरए वगैरह क्या मिलेगा। बाकी हॉस्पिटल वगैरह की सुविधाएं, जनरल वार्ड, रूम वगैरह, ये सब तो सैलरी पे डिपेंड करता है। सर यदि पॉसिबल होगा तभी बताइएगा कि इस जिस पद पे अभी आप कार्यरत है उस पद पे नेट ग्रॉस पेमेंट लगभग आपका कितना बन जाता है अभी के समय में? 10 साल के जॉब के बाद डेफिनेटली बढ़ा तो है। कि मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार मुझे रेलवे के द्वारा वेतन मिला था तो 19,280 रुपया मुझे मिला था। वो भी 1.5 महीने का वेतन था, 1 महीने का नहीं। किसी कारण बस मुझे लेट हो गया था, चूँकि मैंने आपको पहले बताया 14 जून 2012 को मेरी बहाली हुई थी, तो हाफ मंथ के बाद हुई थी, इसलिए उस मंथ मेरा पेमेंट नहीं बन पाया था। जो एक मुश्त जुलाई के वेतन के साथ मुझे मिला, तो 1.5 महीने का सैलरी मुझे 19,280 रुपया मिला था। बट आज के डेट में 10 साल करने के बाद 23,500 रुपया मेरा बेसिक है, और उस हिसाब से वही 30-32 के अप्रोक्स में मेरा बन जाता है। तो सर इस 10 साल के अनुभव में आपसे कोई एक आपका बेस्ट मोमेंट पूछा जाए जिसको याद करके आज भी आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, तो वो आपका रेलवे के साथ बेस्ट मोमेंट क्या रहा है सर? सबसे अच्छा अनुभव तो मैं यही कहूँगा कि कहीं भी जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क के लिए या फिर रेल में ही सफ़र करते हैं पास पीटीओ के आधार पे, तो एक सामने वाले की तरफ से एक इज्जत की नज़र से देखा जाता है कि चलो बंदा सरकारी जॉब में है। और हमको सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हम जिस पद पे हैं, जिस डिपार्टमेंट में हैं, उस डिपार्टमेंट के साथ पूरे न्याय के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।
जहाँ भी मेरी ज़रूरत होती है मैं अपनी पूरी समर्थता के साथ काम करता हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि सामने वाले की नज़र में थोड़ा सा ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, अच्छे जगह पे है। तो सर इतना अच्छे से काम करने का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? देखिए, ये एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये मेरा खुद, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी ऐसा करें या करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये अपनी मानसिकता पे डिपेंड करती है। जैसे कुछ लोगों का होता है चलो नौकरी मिल गया अब देखा जाएगा, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। आप जिस पद के लिए आए हैं, जिस कार्य के लिए आए हैं, उस कार्य के बदले गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, सैलरी देती है, उसके साथ आप न्याय कीजिए और करना भी चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो कीजिएगा ही, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरव्यूज़ हम लोग आपको ला के देते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।